नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम प्रकाश है। तो चलिए अब ये कहानी प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो कहानी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं एक बस ड्राइवर के रूप में काम किया करता था। हालांकि आज भी मैं ड्राइविंग का काम ही करता हूं, लेकिन अब मैंने बस ड्राइविंग का काम छोड़कर ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया है। और मेरे बस ड्राइविंग के काम छोड़ने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो आज की इस कहानी में आप सभी लोगों को पता चलने वाली है। क्योंकि जब मैं वो बस ड्राइविंग का काम किया करता था तो उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा हुआ था जिस हादसे के बारे में ना ही तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में पहले कभी सोचा था और ना ही आप लोगों ने आज तक कभी किसी ऐसे खौफनाक और डरावने हादसे के बारे में सुना होगा। और जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था मैंने तब से ही वो बस ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। दरअसल ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है। उस वक्त मैं अपने ही गांव के अंदर जो एक स्कूल बनी हुई थी उस स्कूल की बस चलाने का काम किया करता था। उस स्कूल की बस को चलाते हुए मुझे लगभग 3 साल का वक्त हो चुका था। लेकिन उन 3 सालों में कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं उस स्कूल से बस ड्राइविंग का काम छोड़ देता। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होना शुरू हुआ था जिसके होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दरअसल जब मैं उस स्कूल में बस ड्राइविंग का काम किया करता था तो जब शाम के 4 बजे के वक्त स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी तो मेरा काम रहता था कि स्कूल के जो बच्चे थे उनको उनके घर तक छोड़कर आना। और मेरा हर रोज का एक फिक्स रूटीन रहता था, यानी कि मुझे सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चों को ही अपनी बस में बिठाकर उनके घर छोड़कर आना रहता था और सुबह के वक्त उनको लेकर आना रहता था। क्योंकि मेरी जो बस थी वो एक फिक्स रूट पर लगाई गई थी और उस रूट के हिसाब से ही मेरी बस में बैठने वाले बच्चों को अपॉइंट किया गया था, यानी कि मेरी बस में हर रोज वही बच्चे बैठ सकते थे। तो ऐसे ही मैं हमेशा उन बच्चों को जब उनके घर पर छोड़ने के लिए जाता था तो वो बच्चे अड़ोस पड़ोस के अलग अलग गांव के रहने वाले थे, जिसकी वजह से मुझे हर एक गांव में लगभग 4 से 5 बच्चों को छोड़कर फिर आगे वाले गांव के लिए निकल जाना पड़ता था। लेकिन जब तक मैं उन सभी बच्चों को छोड़कर वापस लौटने वाला होता था तो मुझे हर रोज शाम के लगभग 6 बजे का वक्त हो जाया करता था और स्कूल पहुंचते पहुंचते तो मुझे 1 घंटा और लग जाता था, यानी कि मुझे हर रोज शाम के वक्त 3 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती थी। और यही 3 घंटे की ड्यूटी मेरी हमेशा सुबह के वक्त रहती थी। तो कुल मिलाकर मैं हमेशा 6 घंटे की ड्यूटी किया करता था। इसके अलावा बचे हुए टाइम में मेरी जो दुकान थी मैं उस दुकान को चलाया करता था। जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए बस लेकर जाता था तो उतने टाइम तक उस दुकान पर मेरी बीवी बैठ जाया करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं एक गांव में बच्चों को छोड़कर वहां से निकल रहा था तो कुछ दूर आगे चलते ही मौसम थोड़ा खराब होने लगता है और सामने की तरफ आसमान में मंडराते हुए उन काले बादलों को देखकर मुझे ये महसूस हो गया था कि थोड़ी ही देर में शायद बारिश स्टार्ट होने वाली है। इसी वजह से मैं बस की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि बच्चों को भी बारिश आने से पहले पहले मैं उनके घर तक छोड़ सकूं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं भी घर पर वापस लौट जाऊं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वापस लौटते लौटते मुझे शाम के 6 बज जाया करते थे, तो ये 6 बजे वाला टाइम गर्मियों के वक्त तो मेरे लिए कुछ ज्यादा दिक्कत करने वाला नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियों का टाइम आ रहा था और दिन छोटे होते जा रहे थे तो शाम के 5 बजते ही चारों तरफ सूरज डूबने की वजह से अंधेरा छाने लगता था। ऐसे में ये 6 बजे का वक्त सर्दियों के टाइम पर मेरे लिए रात के बराबर हो जाता था,
क्योंकि 7 बजे तक जब मैं स्कूल में पहुंचता था तब तक पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता था। तो ऐसे में एक दिन जब मैं लौट रहा था और वो मौसम खराब हुआ तो वो वक्त गर्मियों का नहीं बल्कि सर्दियों का ही था। और वैसे टाइम पर उस मौसम को देखकर मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ कि भला सर्दियों के टाइम पर भी ऐसा बरसात के मौसम के जैसा मौसम हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये सर्दियों वाली मावट की बरसात है जो कि हर सर्दी में लगभग 2 से 3 बार आती ही है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन उस वक्त मुझे उस बरसात के होने के पीछे की जो असल वजह थी वो समझ में नहीं आ रही थी। और उस बरसात के साथ साथ ही आगे चलकर हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ और बस में बैठे हुए बाकी के बच्चों के साथ जो कुछ भी भयानक होने वाला था उसके बारे में ना ही तो मैंने मेरे दिमाग में सोचा था और ना ही पीछे की तरफ बस में बैठे हुए बच्चों ने उस बारे में सोचा था। अब जैसे ही वो मौसम बिगड़ने लगा और मैंने बस की रफ्तार बढ़ाई तो जिस रास्ते से उस वक्त मैं गुजर रहा था वो रास्ता 2 गांवों के बीच का था। यानी कि पिछले गांव में तो मैंने बच्चों को उतार दिया था, लेकिन जो अगला गांव था वो वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था। और इसके साथ ही वो जो सड़क थी वो भी काफी ज्यादा टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ थी। तो ऐसे में मैं चाहकर भी बस की रफ्तार को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा था। लेकिन तभी एक घुमाव में मुझे सड़क पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उस वक्त तक चारों तरफ का मौसम बिल्कुल अंधेरे के जैसा हो गया था और आसमान में पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए थे। इसके साथ ही हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी मुझे बस के सामने वाले शीशे पर गिरती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसे मौसम में जब मैंने उस औरत को वहां उस घुमाव में खड़े देखा तो मैं सोचता हूं कि भला ये औरत इस वक्त यहां क्या कर रही है। लेकिन जैसे जैसे बस उसके करीब जाती गई तो वैसे वैसे ही मुझे दिखाई दिया कि वो कोई जवान औरत नहीं थी, बल्कि वो एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी सी औरत थी जिसने अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ रखी थी। शायद उसने उस लकड़ी को अपने सहारे के लिए पकड़ रखा था। तो उस हालत में किसी बूढ़ी औरत को देखकर मेरा मन मुझे वहां उसके पास में बस को रोकने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उस औरत ने दूर से ही अपने हाथ से मुझे बस को रोकने का इशारा किया था। हालांकि मुझे स्कूल वालों के द्वारा इस बात के लिए साफ साफ मना किया गया था कि बस में स्कूल के बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं बैठाना है। अगर उन लोगों को यह पता चला कि मैं बच्चों के साथ साथ बाकी की सवारियां बैठाकर एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूं तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये बात उन्होंने मुझे पहले दिन ही साफ साफ बता दी थी। तो अब ऐसे में जब वो औरत मुझे वहां बारिश में बिकती हुई दिखाई दी तो मैंने बस में बैठे हुए बच्चों से ही ये बात पूछी कि सामने की तरफ एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई हैं, अगर तुम लोग कहो तो मैं उनको बस में बिठा लूं। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही बच्चे भी दिल के काफी ज्यादा साफ थे, तो इसीलिए वो मुझसे कहते हैं कि ठीक है अंकल, आप बिठा लो, हम किसी को भी इस बारे में नहीं कहेंगे। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मैं उस घुमाव में बस को ले जाकर रोक लेता हूं और बस के रुकते ही वो बूढ़ी औरत उस बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जिस वक्त वो बस की सीढ़ियों में चढ़ रही थी उस वक्त उसके हाथ पैर बहुत ही अजीब तरीके से कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस में चढ़ने में बिल्कुल ही असमर्थ है। जब मैंने पीछे की तरफ मुड़कर उसकी ये हालत देखी तो मैं बच्चों को आवाज लगाकर कहता हूं कि अरे कोई अम्मा को सहारा देकर बस में चढ़ा दो। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो पीछे की तरफ दूसरे नंबर की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम रोहन था और उसको मैं काफी अच्छी तरीके से जानता था। सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि मेरी बस में जितने भी बच्चे आते थे मैं उनमें से लगभग सभी का नाम जानता था और उन लोगों का घर भी अच्छी तरीके से जानता था। तो इसी वजह से जैसे ही रोहन अपनी सीट से उठा तो मुझे दिखाई दिया कि वो जाकर उन सीढ़ियों के पास 2 सीढ़ी नीचे उतरता है और फिर उस बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर उसको बस में ऊपर चढ़ा लेता है। जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा बस में चढ़ने लगती हैं तो मैं बस को धीरे धीरे करके आगे की तरफ रवाना कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था कि मौसम काफी खराब हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दूं। अब जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा बस में चढ़ती हैं तो वो जो लड़का था जिसका नाम रोहन था वो उसको ले जाकर अपने बगल में ही जो सीट खाली पड़ी हुई थी वहीं पर बैठा लेता है। यानी कि बस में पीछे की तरफ जो सीट लगी हुई थी वो दोनों तरफ सिर्फ 2 लोगों के बैठने की ही थी, मतलब एक सीट पर एक साथ बराबर में 2 लोग बैठ सकते थे। तो उस वक्त जिस सीट पर खिड़की के पास रोहन बैठा हुआ था उस सीट पर उसका जो दोस्त था वो पिछले गांव में पहले ही उतर चुका था, जिसकी वजह से उसके बगल में
वो एक आदमी के बैठने की जगह खाली थी, तो इसीलिए वो उस बूढ़ी अम्मा को भी अपने साथ वहीं पर बैठा लेता है। अब जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा वहां बैठती हैं, तो मैं बस को फिर से उसी तेज रफ्तार में दौड़ाने लगता हूं। धीरे धीरे करके मैंने हर एक बच्चे को उसके घर पर छोड़ दिया था। अब बस लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। बस में पीछे की तरफ सिर्फ रोहन और वो बूढ़ी अम्मा ही बैठे हुए थे, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला गांव था जिसमें मुझे किसी को उतारना था, तो वो रोहन का गांव था और रोहन को ही मुझे उस गांव में छोड़ना था। इसी वजह से रोहन लास्ट तक उस बूढ़ी अम्मा के साथ बैठा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही रोहन का गांव आया और उसके घर के सामने मैंने बस को रोका, तो रोहन वहां से उठकर बस से नीचे उतर जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो नीचे उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगा, तो मैं भी बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा ही पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं उससे ये पूछना चाह रहा था कि उसको कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि वो खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालकर रोहन को जाते हुए देख रही हैं और उसकी तरफ देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही हैं। जब वो रोहन की तरफ देख रही थी, तो मैं भी उसी तरफ देखता हूं। मैंने देखा कि रोहन अपनी गली में जाता है और फिर अपने घर का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, तो वो बूढ़ी अम्मा पीछे की तरफ देखना बंद करके अचानक से झट से ही सामने की तरफ देख लेती हैं। पर जैसे ही वो सामने की तरफ देखती हैं, तो अब मेरी और उसकी नजरें मिल जाती हैं। जैसे ही मेरी और उसकी नजरें मिली, तो उसके चेहरे का भाव अचानक से बदल गया। अभी जिस मुस्कुराहट के साथ वो रोहन को उसके घर के अंदर जाते हुए देख रही थी, उसकी वो मुस्कुराहट मेरी तरफ देखते ही छूमंतर हो गई थी। पर उसके चेहरे पर उस वक्त जो हाव भाव थे, उनको देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, क्योंकि जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और उसकी और मेरी नजर मिली, तो उसका वो चेहरा अजीब तरीके से एक डरावने चेहरे के रूप में बदल गया। हालांकि उस वक्त वो मुझे किसी डायन या चुड़ैल की तरह दिखाई नहीं दी थी, लेकिन जिस तरीके से उसने घूर कर मेरी तरफ देखा था और उसके साथ ही अपने चेहरे को जैसा बनाया था, उस हुलिये को देखकर मैं एक पल के लिए हल्का सा डर गया था। लेकिन फिर मैंने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा कि अरे अम्मा, कहाँ जाना है तुमको? तो जैसे ही मैंने उससे ये बात कही, तो वो मुझे अपने कान की तरफ इशारा करके ये समझाने की कोशिश करती है कि उसको दूर का कुछ सुनाई नहीं देता है। तो जैसे ही उसने मुझे ये इशारा किया, तो मैं थोड़ा जोर से आवाज लगाकर कहता हूं कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने ये बात बोली, तो वो अजीब तरीके से गुर्राते हुए जोर से मुझसे कहती हैं कि इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा है? बता रही हूं ना कि कहाँ जाना है, तू पहले बस को स्टार्ट करके आगे तो ले। उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि अरे मैं आगे कहीं नहीं जा रहा, मुझे तो यही से बस को वापस घुमाकर जिस तरफ से आया हूं उसी तरफ जाना है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि ठीक है, तो फिर तू मुझे यही उतार दे। मुझसे ये बात कहकर वो अपनी सीट से उठती हैं और बस से नीचे उतरने लगती हैं। लेकिन जिस वक्त वो बस से नीचे उतर रही थी, उस वक्त जब मैं उसकी तरफ देख रहा था, तो उसको बस से नीचे उतरता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि जिस वक्त वो बूढ़ी अम्मा बस के अंदर चढ़ी थी, उस वक्त वो इतना ज्यादा कपकपा रही थी कि उससे ठीक तरीके से बस में चढ़ा भी नहीं जा रहा था। इसी वजह से रोहन ने जाकर उसको सहारा दिया था। लेकिन अब जैसे ही वो अपनी सीट से उठकर नीचे उतरने लगी, तो उसकी चाल को और उसके उतरने के तरीके को देखकर मुझे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही बूढ़ी औरत है जो उस वक्त मेरी बस के अंदर चढ़ी थी। क्योंकि जिस वक्त वो नीचे उतरी, तो किसी जवान औरत की तरह बड़े ही आराम से उठकर काफी तेज तेज चलते हुए फटाफट बस की सीढ़ियों से उतरकर बिना किसी सहारे के नीचे उतर गई थी। उस चीज को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद जिस वक्त ये सड़क पर नीचे खड़ी हुई थी, तो बारिश में भीग रही थी और इसी वजह से शायद इसको सर्दी लग गई थी और सर्दी की वजह से ये उस वक्त इस तरीके से कपकपा रही थी। लेकिन अब तो बस में बैठे हुए इसको काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो शायद ये नॉर्मल हो गई होगी। इसी वजह से अब बड़े ही आराम से बस से नीचे उतर गई हैं। अब उस औरत के बस से नीचे उतरते ही मैं वहां से अपनी बस को वापस घुमा लेता हूं और फिर बारिश की उन्हीं तेज गिरती हुई बूंदों के साथ उस सड़क पर लौटने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने बस को वहां से वापस घुमाया और मैं थोड़ी दूर आगे आया, तो अचानक से मेरे दिमाग में ये विचार आता है
कि वो बूढ़ी औरत जहां उतरी है वहां तो उस गांव में शायद उसका कोई घर भी नहीं था, तो फिर वो वहां क्यों उतरी थी? और भला इतनी तेज बारिश के बीच वो वहां उतर कर क्या करेगी? इसके साथ ही ना ही उसने बस से नीचे उतरने से पहले मुझे कोई किराया दिया, लेकिन उस वक्त वो इतनी ज्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही थी कि मेरा भी उसको किराया देने के लिए कहने का मन नहीं हुआ था। अब उस दिन तो मैं उस बात को नजरअंदाज कर देता हूं और बस को लाकर स्कूल के ग्राउंड में खड़ा करके अपनी दुकान पर लौट जाता हूं। लेकिन जब मैं दूसरे दिन स्कूल के अंदर गया और मैंने बस को सुबह वापस स्टार्ट करके बच्चों को लाने के लिए उसको स्कूल से बाहर निकाला, तो तभी मुझे हर रोज स्कूल की बसों को साफ करने वाला जो क्लीनर था वो मिलता है। जब मैंने बस को स्कूल के गेट से बाहर निकालकर कुछ देर के लिए धूप में खड़ा किया और बगल वाली चाय की दुकान पर मैं चाय पीने लगा, तो वो बस की सफाई करने वाला आदमी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि अरे प्रकाश चाचा, कल बस का कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या, या फिर बस में किसी को चोट लग गई थी? तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि अरे भाई, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो, ये कैसी बातें कर रहे हो? तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि अरे वो आज जब मैं आपकी बस की सफाई कर रहा था तो वो जो बाईं तरफ की दूसरे नंबर वाली सीट थी, उस सीट के नीचे मुझे थोड़ा सा खून पड़ा हुआ दिखाई दिया था और बस की सीट के ऊपर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। तो उस चीज को देखकर मुझे लगा कि शायद कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर किसी बच्चे को चोट लग गई होगी। अब उसके ऐसा कहने पर मैं उससे कहता हूं कि नहीं, ऐसा तो कल कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ कल ही क्या बल्कि आज तक भी मेरी बस का तो कहीं पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है और ना ही बस में किसी बच्चे को चोट लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं उससे कहता हूं कि हो सकता है शायद किसी बच्चे को किसी और चीज से चोट लग गई हो और उसने बस में बैठने के बाद किसी को कुछ बताया ना हो। आज जब मैं बच्चों को लाने जाऊंगा तो उनसे इस बारे में पूछ लूंगा। उस सफाई करने वाले आदमी से ये बात कहने के बाद और वहां पर 2-4 चाय की चुस्कियां लेने के बाद मैं अपनी बस को लेकर तय समय पर वहां से बच्चों के गांव की तरफ निकल जाता हूं। लेकिन जिस वक्त मैं बस लेकर वहां से निकला और किसी भी गांव में पहुंचने से पहले जब मैं बस में अकेला ही था, तो मैं बार बार बस के बाईं तरफ की जो दूसरे नंबर वाली सीट थी उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कल इस दूसरे नंबर वाली सीट पर कौन सा बच्चा बैठा हुआ था। लेकिन तभी काफी देर सोचने के बाद मुझे उस बूढ़ी अम्मा की वजह से याद आता है कि कल इस दूसरे नंबर वाली सीट पर तो रोहन बैठा हुआ था और उसके साथ एक लड़का और था जो कि उस बूढ़ी अम्मा के बस में चढ़ने से पहले ही बस से नीचे उतर गया था। पर जिस वक्त रोहन नीचे उतरा था उस वक्त मैंने उसकी तरफ ज्यादा गौर से ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता नहीं था कि वो चोट रोहन को लगी थी या फिर वो खून उस बूढ़ी अम्मा का था। फिर उस वक्त मैं इस बारे में इतना ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि जब रोहन और उसके साथ में वो जो दूसरा लड़का था वो आज जब बस में बैठेंगे तो मैं उनसे इस बारे में पूछ लूंगा। अब मैं हर रोज की तरह हर गांव में जाकर बच्चों को बस में बैठा लेता हूं, लेकिन उस दूसरे दिन जब मैं रोहन के घर के सामने गया तो मुझे पता चला कि रोहन के सभी घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं और उनके घर पर ताला लगा हुआ है। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं बस को वहां से रवाना कर लेता हूं, लेकिन उसके बगल में उस दिन जो दूसरा लड़का बैठा था वो तो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकल आया था और बस में भी बैठ गया था। उसके बस में बैठते ही मैं उससे पूछता हूं कि क्या कल तुम्हें कहीं पर कुछ चोट लगी थी या तुम्हारा खून निकला था? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो मुझसे कहता है कि नहीं प्रकाश चाचा, मेरे तो कल कहीं भी चोट नहीं लगी और मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसके ऐसा कहते कि मैं उससे कहता हूं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा ऐसे ही पूछ रहा था। मेरे द्वारा उसको ऐसा कहने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि उस चीज के बारे में बच्चों को पता चले और उनको किसी भी प्रकार से पढ़ाई में थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर मैं उनको ये बात बताता तो वो जरूर इस बारे में अपनी क्लास में बाकी के बच्चों से चर्चा करते और फिर ये बात धीरे धीरे करके टीचरों से होते हुए किसी तरीके से स्कूल के मैनेजमेंट तक पहुंच ही जाती, और अगर एक बार ये बात उन तक पहुंच जाती तो फिर ये चीज मेरे लिए जी का जंजाल बन जाती। इसी वजह से मैंने इस बात के बारे में किसी को कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा था। साथ ही उस वक्त मैंने उस सफाई करने वाले आदमी से भी कह दिया था कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहे, बस मैं बच्चों से पूछकर मैं खुद ही उसको बता दूंगा कि वो खून कहां से आया था। हालांकि दूसरे दिन जब मैं बच्चों को लाने गया था तो उससे पहले उस सफाई करने वाले आदमी ने
उस खून को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। अब दूसरे दिन जब मैं सुबह के वक्त बच्चों को लेकर आया, तब तो रोहन को छोड़कर बाकी के सारे बच्चे आ गए थे। उस दिन रोहन वाली वो सीट खाली ही पड़ी हुई थी। लेकिन फिर से जब उसी दिन शाम को छुट्टी होने के बाद मैं बच्चों को वापस लेकर स्कूल से जाने लगा, तो रोहन के बगल में जो लड़का बैठता था, उसका वो गांव आते ही फिर से दूसरे दिन शाम को वापस उसी तरीके से आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं और कुछ ही देर में मौसम खराब हो जाता है। जैसे ही मौसम खराब होता है तो मैं सोचता हूं कि शायद ये बारिश अब लगातार 2-4 दिन तक हर रोज शाम के इसी वक्त आने वाली है। क्योंकि ऐसा आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार नोटिस किया होगा कि हर रोज बारिश लगभग शाम के वक्त ही आती है। बहुत कम बार ही ऐसा होता होगा जब बारिश सुबह के वक्त या रात के वक्त आती है। ये सारी चीजें सिर्फ बरसात के मौसम में ही होती हैं। लेकिन बिना बरसात के मौसम के जब कभी बारिश आती है तो वो अक्सर शाम के वक्त आती है, और खास तौर पर जो सर्दियों की बारिश होती है वो तो शाम को ही आती है। तो उस दिन जब दोबारा से भी उसी तरीके का मौसम बदलने लगा तो मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं और बस को चलाता रहता हूं। लेकिन हमेशा जो लड़का रोहन के बगल में बैठता था, उसको उसके घर पर छोड़ते ही जैसे ही मैं फिर से आगे निकला और कल वाले उस घुमाव पर जब फिर से पहुंचा, तो आज भी मुझे वो बूढ़ी औरत फिर से उसी घुमाव पर खड़ी हुई दिखाई देती है। और उसने कल की तरह ही फिर से मुझे हाथ देकर बस को रोकने के लिए इशारा किया था। लेकिन आज मेरे साथ केबिन में कुछ 1-2 लड़के बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को फिर से देखा तो वो मुझसे कहते हैं कि अरे अंकल, ये तो वही कल वाली बूढ़ी अम्मा ही है। बेचारी शायद हर रोज कहीं जाती होगी। चलो इसके पास बस रोक लो और इसको भी अंदर बैठा लो। अब बच्चों के ऐसा कहते ही मैं दूसरे दिन भी उस बूढ़ी औरत के पास बस को रोक लेता हूं। जैसे ही मैं बस को रोकता हूं तो वो कल की तरह ही चढ़ते वक्त अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। उसने अपने हाथ में जो लकड़ी पकड़ रखी थी, वो लकड़ी ठीक तरीके से बस की किसी भी सीढ़ी पर टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस हाथ से उसने उस लकड़ी को पकड़ रखा था, उसका वो हाथ काफी ज्यादा हिल रहा था। इस बार जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया तो बस में जो चढ़ने वाली सीढ़ियां थीं, उनके बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ वाली सीट पर जो लड़की बैठी हुई थी, उस लड़की ने हल्का सा अपनी सीट से उठकर अपना एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और उस बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर उसको बस के अंदर चढ़ा लिया। लेकिन उस वक्त उस लड़की के बगल में खिड़की के पास में उसकी दूसरी सहेली बैठी हुई थी और वो उसके बगल में बैठी हुई थी। तो इस वजह से उनकी सीट पर तो उस बूढ़ी अम्मा के बैठने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जिस सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी, उसके जस्ट पीछे वाली सीट पूरी तरीके से खाली थी। उस पर पीछे की तरफ जो 2 लड़कियां बैठी हुई थीं, उनका गांव पहले ही आ चुका था और वो दोनों बस से नीचे उतर चुकी थी। तो इसी वजह से वो बूढ़ी अम्मा उस लड़की के बिल्कुल पीछे की तरफ वाली जो सीट थी वहां पर बैठ जाती हैं। लेकिन जब वो उस सीट पर बैठी थी तो वो खिड़की के पास जाकर नहीं बैठी थी, बल्कि जिस लड़की ने उनका हाथ पकड़कर उसको बस के अंदर चढ़ाया था, वो उसके जस्ट पीछे ही खिड़की वाली सीट को खाली छोड़कर बैठ गई थी। अब उस दिन भी वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते में उस बस के अंदर बैठी रहती है। और जैसे ही मैं रोहन के गांव से पहले वाले गांव में पहुंचता हूं तो वहां जाते ही बस पूरी तरीके से खाली हो जाती है, क्योंकि आज तो रोहन स्कूल आया नहीं था। इसके साथ ही यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जिस लड़की ने आज उस बूढ़ी औरत को हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया था, उसका नाम सलोनी था। अब ये नाम मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी ही देर में कहानी में आगे चलने पर पता चलेगा। तो सलोनी ने जब आज उस औरत को अंदर बैठाया था, तो जब सलोनी का गांव आया और सारे बच्चे बस से नीचे उतर गए, तो इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ पूछता, वो उस सीट से खड़ी होकर अपने आप ही बस से नीचे उतर गई थी। लेकिन जिस वक्त वो बस से नीचे उतरने लगी, उस वक्त मैं उससे कहता हूं कि अरे अम्मा, कल तो आप उस गांव में उतरी थी, फिर आज आप यहां इसी गांव में क्यों उतर रही हैं? तो जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वो झट से अपनी गर्दन को किसी बिजली की तरह तेज रफ्तार में घुमाकर मेरी तरफ देखती हैं। और जैसे ही वो मेरी तरफ देखती हैं तो उसके चेहरे का भाव बिल्कुल उसी तरीके से कल वाला हो गया था। यानी कि वो मेरी तरफ इतने अजीब तरीके से घूर कर देखती हैं कि उसका वो चेहरा देखते ही मैं थोड़ा सा डर जाता हूं। और इससे आगे कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता, वो उसी तरीके से मेरी तरफ देखते हुए बस से नीचे उतर जाती हैं। लेकिन उसके बस से नीचे उतरते ही बाहर की तरफ काफी तेज रफ्तार में बारिश भी आने लगती है। उसी बारिश के बीच मैंने सलोनी के घर के बाहर ही सड़क पर बस को वापस घुमाया
और थोड़ा सा आगे की तरफ मैं गया ही था कि तभी मुझे दिखाई दिया कि बस की सीढ़ियों के पास में जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, जिसकी वजह से बारिश सीधा सीढ़ियों तक आकर गिर रही है। तो इसी वजह से मैं बस को वहीं सड़क पर ही रोकता हूँ और ड्राइविंग सीट से उठकर उस दरवाजे के पास जाता हूँ और दरवाजे को बंद करता हूँ। अभी मैं दरवाजे को बंद करके वापस ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए मुड़ा ही था कि तभी एकाएक ही मेरी नजर सीढ़ियों के जस्ट सामने की तरफ वाली सीट पर जाती है, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही सलोनी बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नजर उस तरफ गई तो मुझे दिखाई दिया कि उस सीट के ऊपर कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे काफी सारा खून पड़ा हुआ है। वो खून वहां पर इस तरीके से पड़ा हुआ था जैसे कि किसी ने पानी की बोतल से वहां पानी डाल दिया हो। अब जब उतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर वो खून पड़ा हुआ था तो इतने सारे खून को पड़ा हुआ देखकर मैं समझ गया था कि ये तो किसी को बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से या फिर कहीं से कटने की वजह से इतना खून निकल सकता है। लेकिन वो खून किसका था ये मुझे ठीक तरीके से पता नहीं था, पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया था कि ये खून सलोनी का ही है, क्योंकि उस सीट के नीचे जो खून था वो अभी भी काफी ज्यादा गर्म था। और इस बात का मुझे इस वजह से पता चला क्योंकि मैंने सीट के नीचे पड़े हुए उस खून को नीचे बैठकर अपनी हाथ की उंगली पर लगाकर देखा था। तो जब मैंने उस खून को अपने हाथ की उंगली पर लगाकर देखा तो वो खून मुझे काफी ज्यादा गरम गरम महसूस हुआ था, जैसे कि वो अभी अभी कुछ मिनट पहले ही किसी के शरीर से बाहर निकला हो। अब जैसे ही ये चीज हुई तो इस बार मैं उस चीज को थोड़ा सा सीरियस ले लेता हूं और मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से खून से सनी हुई बस स्कूल के ग्राउंड में ले जाकर खड़ा करूंगा और अगर दोबारा से वो सफाई करने वाला आदमी इस खून को देखेगा तो दोबारा से इस खून को देखने के बाद वो पक्का स्कूल के मैनेजमेंट को बता देगा। इसी वजह से मैं बीच रास्ते में खुद से ही उस पूरे खून को साफ करके बस को स्कूल के अंदर ले जाकर खड़ा करता हूं, ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले कि बस में खून पड़ा हुआ था। लेकिन अब मुझे इस बात की तह तक जाना था कि ये खून बस में आया कहां से है। इसी वजह से मैंने सोचा था कि कल जब सलोनी वापस आएगी तो मैं उससे ये पूछूंगा कि क्या उसको कहीं चोट लगी थी। इसके साथ ही उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात और आ रही थी कि हो सकता है बस में बैठने के बाद अचानक से ही सलोनी के पीरियड चालू हो गए हों और उसकी वजह से ही ये इतना सारा खून निकला है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी भी औरत को या लड़की को जब पीरियड आता है तो उसका इतना ज्यादा खून तो नहीं निकलता है, और उस वक्त वो जो खून था वो पीरियड में निकलने वाला खून बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो ऐसा खून था जैसे कि किसी के अंग को काटने के बाद जैसा खून निकलता है, बिल्कुल वो उसी तरह का खून था। लेकिन फिर दूसरे दिन जब मैं बस को लेकर निकलता हूँ और वापस से सुबह के वक्त बच्चों को लाने जाता हूँ तो आज भी रोहन के घर पर ताला लगा हुआ था और ना ही रोहन बस में आकर स्कूल जाने के लिए बैठा था। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी चीज हुई वो ये थी कि कल जो लड़की यानी कि जो सलोनी उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर बस के अंदर बैठाने के लिए अपनी सीट से उठी थी और जिसने उसको सहारा देकर बैठाया था आज वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। उस वक्त मेरा काम सिर्फ बच्चों के घर के बाहर जाकर बस की हॉर्न को बजाना था। लेकिन अगर 1 से 1.5 मिनट हॉर्न बजाने के बाद भी कोई बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकलता था तो मैं उसको छोड़कर आ जाता था। तो इसीलिए आज जब मैंने सलोनी के घर के बाहर काफी देर तक हॉर्न बजाया और जब वो बाहर नहीं आई तो मैं बस को वहां से लेकर आ जाता हूं। लेकिन फिर तीसरे दिन शाम के वक्त भी जब मैं बस को लेकर वापस बच्चों को छोड़ने के लिए निकला तो बिल्कुल वैसा ही मौसम बिगड़ता है और उस घुमाव पर मुझे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बस उसके सामने जाकर रुकती है और मैं उसको बस के अंदर बैठा लेता हूं। लेकिन उस वक्त तक जो चीजें हो रही थी मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा था। आज भी कोई बच्चा उसको सहारा देकर बस के अंदर बैठाता है और फिर जो बच्चा उसको सहारा देकर बस के अंदर बैठाता है वो कोई ऐसा बच्चा होता था जिसका सबसे लास्ट में गांव आता था। यानी कि हर रोज कोई ना कोई ऐसा बच्चा ही अपनी मर्जी से उसको सहारा देने के लिए उठता था, जिसका गांव सभी बच्चों को उतारने के बाद सबसे लास्ट में आता था। पहले तो सबसे लास्ट में रोहन उतरता था, फिर जब रोहन स्कूल नहीं आने लगा तो उसके बाद सलोनी के गांव से ही मुझे बस को वापस घुमाना पड़ता था। लेकिन फिर जब सलोनी भी नहीं आने लगी तो मैं उससे भी पीछे वाले गांव में ही सभी बच्चों को उतारकर वापस शाम के वक्त बस को घुमाने लगा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो बच्चा उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर बस में बैठाता था वो अगले दिन स्कूल ही नहीं आता था और उस दिन के बाद लगभग
4-5 दिन तक जब वो बच्चे लगातार स्कूल नहीं आने लगे, तो स्कूल वालों ने जब मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं और कुछ बच्चों के तो घर के बाहर ताला लगा हुआ रहता है। अब जब ये चीज हुई तो स्कूल वालों ने उन बच्चों के घर वालों से संपर्क किया, और जब स्कूल वालों ने उनके घर वालों से संपर्क किया तो संपर्क करने के बाद जो चीज बाहर निकल कर आई, उस चीज को सुनकर स्कूल के टीचर्स के साथ साथ जब मुझे भी इस बात का पता चला तो मेरे भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उनके घर वालों से बातचीत करने पर सभी लोगों को पता चला कि उनमें से इस वक्त एक भी बच्चा जिंदा नहीं है, यानी कि सभी के सभी बच्चों की मौत हो चुकी है। और जितने भी बच्चे मरे थे उनके मरने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्होंने खुद से ही एक धारदार हथियार लेकर अपना गला काट लिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम लोगों को पता चली वो ये थी कि जितने भी बच्चे मरे थे और उनके मरने के बाद उनके घर वालों ने जब उनको जमीन में दफनाया था तो उनकी फैमिली के द्वारा उनको दफनाने के बाद उनको पता चलता है कि उनके बच्चे की लाश को कोई उस कब्र से बाहर निकाल कर ले गया है, यानी कि हर एक बच्चे की लाश उनकी कब्र से गायब होती जा रही थी। अब यहां पर मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि हर किसी बच्चे को उनके घर वालों ने दफनाया ही क्यों था, किसी को जलाया क्यों नहीं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो बच्चे थे वो इतनी ज्यादा उम्र के नहीं थे कि उनको जलाया जाए, यानी कि अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो 15 से 16 साल से ऊपर की उम्र का इंसान होता है उसको तो जलाया जाता है, और इससे कम उम्र का जो इंसान होता है उसको लगभग दफनाया ही जाता है। तो ये बात भी बहुत ज्यादा अजीब थी कि जितने भी बच्चे मरे थे उनमें से एक भी बच्चे को किसी के भी घर वालों ने जलाया नहीं था, बल्कि सभी लोगों ने उनको दफनाया ही था। और दफनाने के बाद सभी बच्चों की लाश उनकी कब्र से गायब हो गई थी। ये चीज लगभग 5 से 6 बच्चों के साथ हुई थी, यानी कि 6 दिन तक लगातार बच्चे गायब हुए थे। लेकिन फिर बीच में क्या होता है कि जैसे ही 6 बच्चे गायब हुए और वो औरत 6 दिनों तक लगातार सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरी बस के अंदर चढ़ी, और जिस भी बच्चे ने उसको चढ़ाया हर वो बच्चा मर चुका था। लेकिन इस बात के बारे में सिर्फ मुझे और बस में जो थोड़े बहुत समझदार 1-2 लड़के थे उनको ही पता था कि सिर्फ उसी बच्चे की मौत हुई है जिसने उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर बस के अंदर चढ़ाया था। फिर क्या होता है कि शनिवार के बाद रविवार की स्कूल की छुट्टी रहती है, यानी कि हर जगह की तरह ही हमारी जो स्कूल थी उसकी भी संडे की छुट्टी थी। और उस दिन संडे की छुट्टी के बाद लगातार 3 दिन तक कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी थी। तो कुल मिलाकर संडे सहित बीच में 4 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। लेकिन उन 4 दिनों के अंदर मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाया था। मुझे हर वक्त यही बात सताती रहती थी कि आखिर उन्हीं बच्चों की मौत क्यों हुई है जिन बच्चों ने उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर बस के अंदर बैठाया था। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात थी वो ये थी कि उस वक्त जब एक के बाद एक बच्चा गायब होता जा रहा था तो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की कि मैं हर रोज ही उस बूढ़ी औरत को बस के अंदर बैठा लेता था। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे को क्या होता था, जैसे ही वो बूढ़ी औरत मुझे सामने उस घुमाव में खड़ी हुई दिखाई देती थी तो मेरा अचानक से ही ब्रेक के ऊपर पैर चला जाता था और बस रुक जाती थी। बस के रुकते ही कोई ना कोई बच्चा अपनी मर्जी से ही उठकर आता था और उस औरत को सहारा देकर या तो अपने पास जो सीट खाली होती थी वहां बैठा लेता था, या फिर वो औरत उसकी आगे वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर बैठ जाया करती थी। जिस वक्त वो बच्चा उठकर आता था उस वक्त उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी सम्मोहन की शक्ति में बंधा हुआ है, जैसे उसको पहले से ही पता है कि आज मेरे को उठकर जाना है और उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर बस के अंदर बैठाना है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ था। इस वजह से मुझे उन सब चीजों के बारे में शुरू से पता नहीं था कि ये चीज एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ती जा रही है और आखिर उस बूढ़ी औरत की सच्चाई क्या है। लेकिन अब मुझे ये पता चल चुका था कि जो कुछ भी हुआ है वो उस बूढ़ी औरत की वजह से ही हुआ है, और जितनी भी चीजें हैं वो हर एक चीज उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो हमेशा ही सिर्फ एक काले रंग का लिबास पहने हुए रहती थी, यानी कि उसके शरीर पर जो भी कपड़ा रहता था जिसको वो पहन कर रखती थी वो कपड़ा पूरी तरीके से काले रंग का होता था, और उसकी जो ओढ़नी होती थी जिसको वो अपने सिर पर ओढ़ कर रखती थी
उसकी उस ओढ़नी पर चारों तरफ एक पीले रंग की पट्टी लगी हुई होती थी। उसकी उस वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई तंत्र मंत्र करने वाली या फिर कोई विधवा औरत है। अब तक शायद आप लोगों ने अपनी जिंदगी में यही सुना होगा कि विधवा औरत सफेद कपड़े पहनती है, पर जिस गांव में मैं रहता था या जिस कल्चर में मैं रहता हूं, वहां पर कोई विधवा औरत या तो सिर्फ बिल्कुल सफेद कपड़े पहनती हैं या फिर बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहनती हैं। तो अब जैसे जैसे मैं उन चीजों को महसूस करने लगा और उन 4 दिनों की छुट्टी के अंदर मैं अपनी दुकान पर बैठा बैठा सिर्फ उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहता था। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी अचंभे की बात थी वो ये थी कि जब 4 दिनों की बीच में छुट्टी पड़ी तो उन 4 दिन के अंदर एक दिन भी शाम के वक्त बारिश नहीं आई थी। मौसम जैसा सुबह और दोपहर के वक्त साफ रहता था, वैसा ही शाम के वक्त भी बिल्कुल साफ ही रहता था। तो एक बार ऐसे ही जब मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था और मेरी बीवी भी वहां पर मौजूद थी, तो शाम के वक्त उस चौथे दिन भी जब बारिश नहीं आई तो मैं इस बारे में मेरी बीवी से बात करता हूँ और जो कुछ भी हुआ था वो सारी की सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से उसको बताता हूँ। अब जैसे ही मेरी बीवी मेरे मुंह से ये बात सुनती है तो शायद उसको कुछ ऐसा समझ में आ गया था जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसने मुझसे कहा कि आप इस बारे में कैलाश भाई साहब से बात कीजिए। अब यहाँ पर कहानी में ये नया किरदार कैलाश भाई साहब का नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैलाश भाई साहब जो थे वो हमारे बगल में ही रहते थे और रिश्ते में वो मेरी मौसी के लड़के लगते थे। लेकिन वो कोई ऐसे वैसे साधारण शख्स नहीं थे, बल्कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो भगवान शिव का मंदिर था वो उसके पुजारी थे और ऐसा माना जाता था कि उनके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जिनके बलबूते पर वो लोगों का इलाज भी करते थे। बहुत बार जब किसी औरत के अंदर किसी ऊपरी हवा का कब्जा हो जाता था या फिर किसी के यहाँ कुछ टोना टोटका हो जाता था या किसी के ऊपर काला जादू किया जाता था तो वो उन सभी चीजों का इलाज किया करते थे। तो इसी वजह से जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था तो मेरी बीवी ने मुझे सलाह दी कि मैं इन सब के बारे में उनसे जाकर बात करूं। तो इसीलिए मैं उसी दिन शाम को टहलते टहलते मंदिर की तरफ जाता हूं और इत्तेफाक से उस दिन कैलाश भाई साहब भी मंदिर के बाहर ही बैठे हुए मुझे मिल जाते हैं। तो जैसे ही वो मुझे फ्री मिलते हैं तो मैं उनसे जाकर इन सब चीजों के बारे में बात करता हूं। जब मैंने एक एक चीज को विस्तार से एक दूसरे से जोड़ते हुए उनको ठीक उसी तरीके से समझाया जिस तरीके से वो चीजें हुई थी, तो मेरे से वो सब कुछ सुनने के बाद वो मुझे उस वक्त तो कुछ भी नहीं बताते हैं। उन्होंने उस टाइम मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि कल जब तुम शाम के वक्त बच्चों को वापस छोड़ने जाओ तो मुझे अपने साथ लेकर चलना। इससे पहले मैं तुम्हें उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि कल जब वो औरत फिर से तुम्हें उस घुमाव के अंदर खड़ी हुई दिखाई दे तो तुम बस को रोक लेना और उसको बस के अंदर बैठा लेना। उनके ऐसा कहने पर मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं और दूसरे दिन जब सुबह स्कूल खुलता है तो मैं बस को लेकर बच्चों को लेने के लिए चला जाता हूं। लेकिन अब उन बच्चों की मौत की वजह से बस बिल्कुल खाली खाली लगने लगी थी, क्योंकि वो जो बच्चे मरे थे वो ऐसे बच्चे थे जो हमेशा बस में चहल पहल रखते थे और एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते थे। पर उन लोगों की मौत की वजह से बस में जो बाकी के बच्चे थे वो भी अब थोड़े थोड़े डरे डरे से लगने लगे थे। इसके साथ ही कुछ के घर वालों ने तो मेरे साथ अपने बच्चों को उस बस के अंदर भेजना ही बंद कर दिया था, बल्कि वो खुद से ही आकर उनको स्कूल में छोड़कर जाते थे। तो ऐसे में अब जो बस थी वो पूरी तरीके से आधी से ज्यादा खाली ही आती थी और खाली ही जाती थी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जिस दिन सलोनी ने उस औरत को सहारा देकर बस के अंदर बैठाया था और फिर मुझे उसकी सीट के नीचे वो खून पड़ा हुआ दिखाई दिया था, और जब मैंने उस खून को अपने हाथ की उंगली से उठाकर देखा था तो जिस उंगली से मैंने उस खून को उठाकर देखा था मेरी वो उंगली उससे आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही जितनी दूर में उस उंगली पर और हाथ के अंगूठे पर वो खून लगा था वहां से मेरी त्वचा अजीब तरीके से काली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने हाथ पर कोई मेहंदी लगा ली है या फिर कोई रंग लगा लिया है। लेकिन काली पड़ने के साथ साथ ही उस हाथ की उंगली में अजीब तरीके का दर्द होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बार बार मेरी हाथ की उस उंगली पर सुई चुभा रहा है, यानी कि उसमें अजीब तरीके से छटके चलने लगे थे। मैंने जब इस बारे में कैलाश भाई साहब को बताया
तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन सब चीजों का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं हो सकता, और डॉक्टर के अलावा भी मेरे से भी इन सब चीजों का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं खुद तुम्हारे साथ बस के अंदर चलकर उस औरत को देख नहीं लेता और उसकी सच्चाई के बारे में जान नहीं लेता। तब तक तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तो उनके ऐसा कहने पर मैं उस दिन से उस दर्द को सहना ही कर रहा था। लेकिन फिर 4 दिन की छुट्टी के बाद पहले दिन जब मैं बच्चों को लेकर आया तो उस वक्त तो सब कुछ ठीक था। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैंने कैलाश भाई साहब को फोन करके बता दिया था कि आप स्कूल के पास पहुंच जाओ, मैं बस को लेकर वहां से निकलने वाला हूं। अब मैं स्कूल वालों के सामने तो बस के अंदर उनको नहीं बैठा सकता था। इसी वजह से मैंने उनको स्कूल से थोड़ा आगे बुलाया था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मैंने उनको बुलाया था तो मुझे वो वहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मैं उनको बस के अंदर वहीं से बैठा लेता हूं। लेकिन अब बस पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। जैसे ही वो बस के अंदर चढ़े तो मैंने उनको आगे की तरफ केबिन में आकर बैठने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ चुपचाप हमेशा की तरह नॉर्मल तरीके से बस चलाऊं और उनकी तरफ कोई भी ध्यान ना दूं। मेरे से ये बात कहकर वो पीछे की तरफ ही जो खाली सीट पड़ी हुई थी उन्हीं में से एक सीट पर बैठ गए थे। उनके साथ साथ ही बस में बच्चे भी बैठे हुए थे। फिर जैसे ही हम स्कूल से थोड़ा आगे निकले तो अचानक से 4 दिन के बाद फिर से मौसम बिगड़ने लगा और आसमान में वही बरसात वाले काले बादल छाने लगे और कुछ ही देर बाद बरसात की बूंदें भी गिरने लगी थी। साथ ही इस बार भी उस घुमाव में घूमते ही मुझे वो बूढ़ी औरत वहीं पर खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन आज उसने बस को रोकने के लिए अपने हाथ से इशारा नहीं किया था, बल्कि जैसे ही उसको बस आती हुई दिखाई दी और उसने गौर से बस की तरफ देखा तो वो बस को अपने पास रुकता हुआ देखकर वहां से मुंह मोड़कर वापस उस लकड़ी के सहारे जाने लगती है। अब पता नहीं आज उसको बस के अंदर ऐसा क्या दिखता है जिसकी वजह से वो बस के अंदर नहीं चढ़ती थी। लेकिन जैसे ही वो बस में ना चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगी तो मैं बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा ही उसे आवाज लगाकर कहता हूं कि अरे अम्मा कहां चल दी, आज बस के अंदर नहीं बैठना क्या? तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसती है और फिर अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाकर मुझे हाँ में इशारा करती हैं। फिर धीरे धीरे आकर बस के अंदर चढ़ने लगती हैं। हर रोज की तरह ही बस में चढ़ते वक्त वो अजीब तरीके से हिलने का नाटक करने लगती हैं। जैसे ही वो उस तरीके से हिलने का नाटक करने लगी तो क्योंकि इस बारे में मैंने पहले से ही कैलाश भाई साहब को बता दिया था, तो जैसे ही वो उस तरीके से हिलने लगी तो वो अपनी सीट से उठकर जाते हैं और अपना एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पर रखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसको हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो किसी तरीके से बस के अंदर लगे हुए दरवाजे को पकड़कर ही जबरदस्ती उसके अंदर चढ़ रही थी। कैलाश भाई साहब के द्वारा काफी बार कहने पर भी उसने एक बार भी उनका हाथ नहीं पकड़ा था। लेकिन फिर चढ़ते चढ़ते अचानक से ही जब वो नीचे गिरने के लिए हुई तो इस दौरान उसने झट से कैलाश भाई साहब के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उनका हाथ पकड़ लिया। कैलाश भाई साहब ने जिस हाथ से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा था, उन्होंने अपने उस हाथ की चारों उंगलियों में ही मोटी मोटी अंगूठी पहन रखी थी। उनकी वो अंगूठी किस चीज की थी इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन चारों अंगूठियों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हासिल की गई अंगूठियां हैं। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि जैसे ही उस बूढ़ी औरत का हाथ उनके हाथ में पड़ा तो उस बूढ़ी औरत को एक अजीब सा झटका लगता है और वो झट से उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती हैं। लेकिन तभी कैलाश भाई साहब मेरी तरफ गर्दन घुमाकर मुझे इशारा करते हैं और उनके इशारा करते ही मैं बस को वहां से काफी तेज स्पीड में दौड़ा लेता हूं, क्योंकि उस वक्त तक वो बूढ़ी औरत बस की सीढ़ियों में दूसरी सीढ़ी तक चढ़ चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो झटका लगने के बाद वापस नीचे उतरती, मैंने बस को दौड़ा लिया था और मेरे द्वारा बस को दौड़ाते ही कैलाश भाई साहब ने सीढ़ियों पर जो दरवाजा लगा हुआ था उसको धक्का देकर बंद कर दिया था। तो इस तरीके से अब वो बूढ़ी औरत बस के अंदर ही थी, लेकिन फिर उसने हमारे सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने का नाटक किया और वो जाकर कैलाश भाई साहब के बगल में ही जो सीट थी उसके ऊपर बैठ गई। हालांकि कैलाश भाई साहब ने उसको बहुत बार अपने साथ बैठने के लिए कहा, लेकिन वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि जो दूसरी तरफ सीट थी वहां जाकर बैठती हैं।
लेकिन जैसे ही वो वहां जाकर बैठती हैं तो उसकी सीट के जस्ट आगे की तरफ और जस्ट पीछे की तरफ वाली सीट पर जो भी बच्चे बैठे हुए थे उनको कैलाश भाई साहब ने वहां से उठाया और पीछे की तरफ जो खाली सीट पड़ी हुई थी वहां पर बैठा दिया। यानी कि उसके अगल बगल में जितनी भी सीट थी वहां पर उन्होंने एक भी बच्चे को नहीं रहने दिया। फिर धीरे धीरे करके एक एक बच्चे उनके गांव आने पर नीचे उतर गए और फिर जैसे ही लास्ट का गांव आया तो वो बूढ़ी औरत भी वहीं पर उतर जाती है। इस बार जैसे ही वो नीचे उतरी तो बस से नीचे उतरते वक्त वो सीढ़ियों से जब उतर रही थी तो उसने कैलाश भाई साहब की तरफ गर्दन घुमाकर इतनी अजीब तरीके से उनको देखा कि जैसे वो उनको खा ही जाना चाहती हो। लेकिन उस वक्त उन्होंने भी उसके उस डरावने रूप को देखकर उसकी तरफ सिर्फ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई, जैसे कि वो उसको ये चेतावनी देना चाह रहे हो कि वो उसकी चाल को समझ गए हैं और अब उसकी चाल ज्यादा नहीं चलने वाली है। उसको वहां उतारने के बाद जैसे ही हम लोग बस को लेकर वहां से निकले तो पीछे की तरफ से हमें उस बारिश की बूंदों के बीच एक औरत की इतनी भयानक तरीके से चीखने की आवाज सुनाई देती है कि उस वक्त उस चीख को सुनकर हमें लगा था कि हमारे साथ साथ अगल बगल में इस गांव में जितने भी घर हैं उन सभी घरों के लोगों को उस औरत की चीखने की आवाज सुनाई दे गई होगी। लेकिन उस औरत की चीखने की आवाज को सुनते ही जैसे ही मैंने हैरत से कैलाश भाई साहब के चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे सिर्फ बस को चलाने का इशारा किया। उस वक्त तक वो पीछे से उठकर मेरे पास आगे केबिन में आकर बैठ चुके थे। वहां आकर बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें बस को उसी घुमाव में रोक देना है जिस घुमाव में हमने इस औरत को बस के अंदर बैठाया था। उनके कहने पर मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं। लेकिन आज मौसम बाकी के दिनों से और भी ज्यादा खराब हो चुका था। बारिश काफी तेज गिर रही थी और आसमान में बहुत जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थी। फिर जैसे ही वो घुमाव आया तो मैं वहां पर बस को रोक देता हूं। मेरे वहां पर बस को रोकते ही कैलाश भाई साहब बस से नीचे उतर जाते हैं। जैसे वो बस से नीचे उतरे तो जब मैंने उनसे पूछा कि वो यहां क्या करने वाले हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी बस से नीचे उतर जाऊं और इसके साथ ही मेरी ड्राइविंग सीट के नीचे जो एक लोहे का सरिया रखा हुआ था उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस लोहे के सरिये को अपने साथ ले लूं। अगर आगे चलने के बाद मुझे ये लगे कि हम दोनों खतरे में हैं और वो मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुद से ही इस लोहे के सरिये की मदद से जो भी खतरा हो उसको दूर करूं। तो उनके ऐसा कहते ही मैं समझ गया था कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं अपना कलेजा रखते हुए उनके साथ उस लोहे के सरिये को सीट के नीचे से निकाल कर चल दिया था। हमने बस को सड़क के किनारे लगाकर खड़ा कर दिया था और उसके बाद उस घुमाव पर जहां वो बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे हमेशा वो बूढ़ी औरत मुझे खड़ी हुई दिखाई देती थी, हम सबसे पहले उसी पेड़ के नीचे जाते हैं। जब हम उस पेड़ के नीचे गए तो हमें दिखाई दिया कि वो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे जाने पर जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीब दिखाई दी वो ये थी कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारी काले रंग के कपड़े से बनाई हुई गुड़ियां लटकी हुई थी। वो एक तरीके का छोटा सा पुतला था जिसके ऊपर सिर्फ काला कपड़ा ही लपेटा गया था। लेकिन वो सारे के सारे गुड़ियानुमा पुतले उस बरगद के पेड़ की टहनियों से लटके हुए थे। पर जिस किसी ने भी उनको वहां पर लटकाया था उसने उन सारे के सारे काले रंग के पुतलों को गर्दन के बल धागे से बांधकर उस बरगद की पेड़ की टहनियों से लटकाया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया है। लेकिन तभी कैलाश भाई साहब ने अपने हाथ में जो टॉर्च ले रखी थी उस टॉर्च की रोशनी के सहारे हम लोगों को दिखाई देता है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे से ही हल्का सा खाई में नीचे उतरने पर एक पगडंडी नुमा रास्ता जा रहा है। उस रास्ते को देखकर हमें समझ में आ गया था कि जो कुछ भी है वो यहाँ आगे जाने पर ही है। इसी वजह से वो मेरे आगे आगे चलने लगते हैं और मुझे भी अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। उनके ऐसा कहने पर मैं उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। चलते वक्त मैंने अपने हाथ में जो घड़ी पहन रखी थी उसमें जब टाइम देखा तो उस वक्त शाम के लगभग यही कोई 6 बजे का वक्त हो रहा था। लेकिन घड़ी में उस 6 बजे के वक्त को देखने के बाद अगल बगल के मौसम को देखकर और उस अंधेरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस वक्त तक सिर्फ शाम के 6 बजे का वक्त ही हो रहा है, बल्कि उस टाइम को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस वक्त रात के लगभग 8 से 10 बज रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था क्योंकि जब तक वो मेरे साथ थे तब तक मुझे किसी भी बात का डर नहीं था। बचपन से मैंने उनके बारे में कई ऐसी कहानी सुनी थी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी डरावनी चीजों को अपने काबू में किया है।
तो इसी वजह से उस वक्त मैं इस बात से तो बिल्कुल निश्चित था कि यहां पर मेरी जान को कोई भी खतरा होने वाला है। लेकिन शायद उस वक्त मैं ये बिल्कुल गलत सोच रहा था, क्योंकि आज जो कुछ भी होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना था। अब उस पगडंडी पर चलते हुए जैसे ही हम थोड़ा सा आगे उस जंगली इलाके में गए, तो आगे जाने पर काफी सारे पेड़ पौधों के बीच हम लोगों को एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई दिखाई देती है। और उस झोपड़ी के बाहर एक कोने में हम लोगों को काफी सारे कंकाल पड़े हुए दिखाई दिए थे। उन कंकालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के ही कंकाल हैं। पर हम लोगों को उन कंकालों की पहचान करने में मुश्किल सिर्फ इस वजह से हो रही थी क्योंकि किसी ने उन कंकालों को बीच बीच में से काट डाला था। यानी कि वो कंकाल वहां पर सिर्फ हड्डियों के रूप में अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे। फिर मेरे को वहीं उस झोपड़ी के बाहर खड़ा रहने का इशारा करके भाई साहब उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अभी उनको उस झोपड़ी के अंदर गए हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट ही हुआ था कि तभी मुझे मेरे पीछे से किसी जानवर की तरह दौड़ने की किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जो कोई भी दौड़ता हुआ उस तरफ आ रहा था, वो इतनी तेज दौड़कर आ रहा था कि उस वक्त उसके कदमों की काफी तेज आवाज मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो दौड़ने के कदमों की आवाज रुक जाती है और उस आवाज के रुकते ही मुझे मेरे बिल्कुल ठीक पीछे से किसी की अजीब तरीके से गुर्राते हुए सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो जब मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं तो जो कोई भी मेरे पीछे था उसको वहां देखकर मेरी सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि मेरे पीछे और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जो इतने दिनों से हर रोज शाम के वक्त मेरी बस में बैठ रही थी। लेकिन अब जिस वक्त मैं अचानक से पीछे की तरफ पलटकर अंधेरे में उसको मेरे सामने देखता हूं तो जिस हाल में वो मेरे सामने थी उसकी वो हालत देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि हर रोज जिस तरीके से वो मुझे उस लकड़ी को लेकर आधी झुकी हुई दिखाई देती थी, अब मेरे सामने वो बिल्कुल बिना किसी लकड़ी के सहारे के खड़ी हुई थी। और ना ही वो किसी बूढ़ी औरत की तरह हल्की सी झुकी हुई थी, बल्कि वो तो किसी जवान औरत की तरह पूरी सीधी खड़ी हुई थी। पर इस बार उसका जो चेहरा था वो हल्का सा बूढ़ी औरत के चेहरे से किसी जवान औरत के चेहरे के जैसा बदला हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि उसके चेहरे पर बाकी के दिनों जितनी झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई देती थी, अब उसके चेहरे पर उतनी झुर्रियां नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही उसका जो आधे से ज्यादा चेहरा था वो मुझे पूरी तरीके से जला हुआ दिखाई दिया था। और दूसरी तरफ का जो चेहरा था वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसको वहां पर उस रूप में देखकर ही मेरी फटकर पिचित्र हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही जब वो मेरे सामने खड़ी थी तो वो इतनी जोर जोर से सांस ले रही थी कि उसको इतनी जोर से सांस लेता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि अभी मुझे किसी के दौड़कर यहां आने की जो कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी वो शायद इसी के दौड़ने की आवाज थी। लेकिन जिस वक्त वो मेरे सामने खड़ी होकर जोर जोर से सांस ले रही थी तो सांस लेते वक्त उसके मुंह से और उसके नाक से जो उसकी सांस के साथ गंध निकल रही थी, उस दुर्गंध की वजह से मेरा अब खुद का वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। फिर मेरी तरफ देखते देखते ही उसकी आंखें पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो जाती हैं। अब उन सफेद आंखों के साथ उसका वो जो आधा जला हुआ हुलिया था वो मुझे इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि मैं वहां पर अजीब तरीके से कपकपाने लगता हूं। उस वक्त वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से ग्रर ग्रर की आवाज कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से अचानक से उस झोपड़ी से कैलाश भाई साहब बाहर निकल आते हैं और उनको उस झोपड़ी से बाहर निकलता हुआ देखकर ही उस औरत का रूप और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। लेकिन तभी उस औरत को अपने सामने देखकर कैलाश भाई साहब अपने मन ही मन में कुछ मंत्र वगैरह बोलने लगते हैं। लेकिन इस चीज के बावजूद भी वो औरत धीरे धीरे मेरे को देखना बंद करके उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते ही उसने किसी बिजली की रफ्तार से उनके ऊपर हमला कर दिया था। फिर जैसे ही उस औरत ने उनके ऊपर हमला किया तो जिन हाथों से उसने उनका गला पकड़ा था उसके वो हाथ अजीब तरीके से बदल गए थे। उनके ऊपर इतने लंबे लंबे नाखून आ गए थे कि वो हाथ किसी साधारण औरत के लग ही नहीं रहे थे, बल्कि उसके उन हाथों को और अब उसके उस सफेद आंखों वाले हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जरूर कोई डायन या फिर चुड़ैल हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके झपट्टा मारकर उनका गला पकड़कर उनको नीचे गिराती हैं और फिर खुद भी उनके ऊपर गिर जाती हैं, तो उसके वहां नीचे गिरते ही मुझे पीछे की तरफ से उसके पैर दिखाई देते हैं
और जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसके पैर तो पूरी तरीके से उल्टे हैं। ये चीज देखते ही मैं समझ गया था कि ये कोई चुड़ैल है। लेकिन तभी कैलाश भाई साहब अपने गले को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए और जोर जोर से कुछ अजीब तरीके का बड़बड़ाते हुए बीच में ही मुझसे कहते हैं कि प्रकाश, इसके पैरों पर मार, जोर से मार, इसके पैरों पर मार, और कहीं मत मारना, सिर्फ इसके पैरों पर मार। उनके इतना कहते ही मैंने अपने हाथ में जो लोहे का सरिया पकड़ रखा था, मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उस लोहे के सरिये की जोर से उस औरत के पीछे की तरफ जो पंजे मुड़े हुए थे उनके ऊपर मराता हूं। और जैसे ही मैं उसके उन पंजों के ऊपर मारता हूं तो वो औरत उनका गला छोड़ देती है और अजीब तरीके से चिल्लाते हुए अपने पीछे की तरफ मुड़े हुए पंजों को पकड़ लेती है। लेकिन फिर कैलाश भाई साहब मुझसे कहते हैं कि रुक क्यों गया, जब तक तेरे में हिम्मत है तब तक तू इसके पंजों पर मारता जा। उनके ऐसा कहते ही मैं एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करके उसके पैरों के पंजों को पूरी तरीके से तोड़ देता हूं। यानी कि उस वक्त उसकी वो हालत हो गई थी कि वो खुद के पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं थी। लेकिन फिर जब उस चुड़ैल ने देखा कि यहां पर दाल नहीं गलने वाली तो वो किसी अजीब तरीके के काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती हैं। उसके वहां से गायब होते ही कैलाश भाई साहब मुझसे कहते हैं कि उन सभी बच्चों को इसी चुड़ैल ने मारा है। क्योंकि ये बात कहते ही जब वो मुझे उस झोपड़ी के अंदर लेकर गए तो हमने देखा कि उन सारे के सारे बच्चों के कटे हुए सिर उस झोपड़ी के अंदर लटके हुए थे और वहां पर अलग अलग इंसानी शरीर के अंग रखे हुए थे। उन अंगों को देखकर हमें यकीन हो गया था कि इसने उन मरे हुए बच्चों की लाशों को फाड़कर ये अंग उनकी लाशों से ही निकाले हैं। लेकिन तभी हमें वहां पर एक बड़ा सा लोहे का बक्सा दिखाई देता है। वो बक्सा इतना बड़ा था कि उसमें कोई इंसान आराम से सीधा होकर लेट सकता था। जैसे ही हमें वो बक्सा वहां दिखाई दिया तो कैलाश भाई साहब आगे बढ़ते हैं और पहले अपनी शक्तियों के द्वारा उस बक्से को बिना खोले ही उसकी जांच करते हैं। फिर कुछ देर वो चीज करने के बाद जब वो उसको खोलते हैं तो उस बक्से को खोलते ही वहां पर एक इतनी तेज बदबू फैल जाती है कि कुछ देर के लिए तो हम दोनों उस झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर अपने मुंह को ठीक तरीके से ढककर जब हम वापस गए तो हमें दिखाई दिया कि उस बक्से के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरीके से सड़कर गल चुकी थी। उस लाश को देखने के बाद कैलाश भाई साहब कुछ देर अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर वहां पर वो चीज करने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन दोनों को यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर से पलट कर आएगी और इस बार उसकी टोली की जितनी भी चुड़ैलें हैं वो सबको एक साथ लेकर आएगी और उन सब से हम दोनों अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम दोनों उस झोपड़ी से निकलकर उस पगडंडी से भागते हुए सड़क की तरफ आते हैं और बस को स्टार्ट करके वहां से निकल लेते हैं। लेकिन बस में चलते वक्त उन्होंने मुझे अपनी शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी महसूस किया था वो सब बताया था। तो उसको सुनकर तो मेरी रूह ही कांप गई थी। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि उस बक्से के अंदर जिस आदमी की लाश पड़ी हुई थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उस औरत के पति की थी जो कि आज से कई साल पहले मर चुका था। लेकिन ये औरत अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती थी। इस वजह से इसने उस आदमी के मरने की बात किसी को भी नहीं बताई और उस लाश को उसने उस बक्से के अंदर रख दिया, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि ये काले जादू के द्वारा अपने पति को वापस जिंदा कर लेगी। पति के मरने से पहले भी ये छोटा मोटा काला जादू किया करती थी, लेकिन फिर इसने अपने पति को जिंदा करने की चाहत में सबसे पहले तो खुद की बलि दी और खुद जब मर गई तो मरने के बाद भी ये किसी जिंदा इंसान की तरह यहां वहां भटकने लगी थी। फिर इसने एक के बाद एक करके अपने पति को जिंदा करने के लिए उन मासूम बच्चों की बलि देना शुरू कर दी थी और हर रोज ये तुम्हारी तरह ही बाकी के जो भी मुसाफिर इस सड़क से गुजरते थे उनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती थी। हमेशा ये उसी घुमाव में उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी और जो कोई भी उसको लिफ्ट दे देता था फिर उसको मौत से कोई भी नहीं बचा सकता था। इसने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उतने ही लोगों के काले रंग में वो गुड़िया नुमा पुतले बनाकर इसने उस बरगद के पेड़ के नीचे लटकाए हैं। तो जितने पुतले अपने को उस बरगद के पेड़ के नीचे लटके हुए दिखाई दिए थे इसने आज तक उतने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर लोग तो इसको बहुत कम लिफ्ट दिया करते थे, यानी कि महीने में कोई एक दो इंसान ही ऐसा होता था जो इसको अपनी कार रोककर लिफ्ट दे देता था। लेकिन फिर इसने जब एक दिन तुम्हारी
स्कूल वाले बच्चों की बस को इस रास्ते से गुजरते हुए देखा तो फिर इसने उस बस को अपना निशाना बना लिया। और ये हमेशा पहले ही किसी बच्चे को अपना शिकार चुन लेती थी, और जिस भी बच्चे को ये अपना शिकार चुनती थी वही बच्चा इसकी सम्मोहन की शक्ति से मोहित होकर इसको बस के अंदर बैठाता था, और ये वही की वही अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन काट देती थी। लेकिन इसके द्वारा बिछाए गए काले जादू के जाल के चलते उसका कटा हुआ गला इसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देता था, और वो बच्चा किसी जिंदा इंसान की तरह चलकर अपने घर पर जाकर अपने कमरे में पहुंच जाता था। फिर जब उसका कटा हुआ गला घर वालों को दिखाई देता था और वो मरा हुआ दिखाई देता था तो घर वालों को ऐसा लगता था कि जैसे ही उसने खुद से ही सुसाइड कर लिया है और अपना गला काट लिया है। फिर जब घर वाले उसको ले जाकर कब्र में दफन करते थे तो उसको वहां दफनाने के लगभग 1-2 दिन बाद ये रात के वक्त वहां जाती थी और अपने उन्हीं लंबे नुकीले नाखूनों के सहारे बिना किसी औजार का प्रयोग किए ये उस पूरी मिट्टी को साइड में हटाती थी और उस लाश को वहां से बाहर निकालकर उसको घसीटते हुए यहाँ इस झोपड़ी तक लेकर आई थी। फिर उसकी लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर उसके अंगों को उबाल कर खाती थी, क्योंकि इसका यह मानना था कि ये जितने ज्यादा लोगों की बलि देगी उतने ही ज्यादा चांसेस इसके पति के वापस जिंदा होने के बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले अजय हैं यूपी से, अंसारी सलमान हैं मालेगांव से, जतिन करदम हैं यूपी से, जितेंद्र कुमार हैं बरेली से, खुशनूर खान हैं जामनगर गुजरात से, स्नेहल मिथे हैं सोलापुर से, अनिल कुमार हैं दिल्ली से, सपना शर्मा हैं करतार नगर दिल्ली से, पिंटू दे हैं असम से, कृष्णा मंडोल हैं तमिलनाडु से, सुमन कुमार हैं मोहनपुरा से, इंद्र कुमार हैं झारखंड से, मुआज कमरान हैं सियालकोट पाकिस्तान से, प्रवीण हैं बुराड़ी से, याशमीन हैं कोलकाता से, सतनाम सिंह धालीवाल हैं पंजाब से, भारती यादव हैं झारखंड से, संजीव सैनी हैं हिमाचल प्रदेश से, आयुषी कश्यप हैं लखनऊ से, दीप छेत्री हैं कोलकाता से, कप्तान हैं हनुमानगढ़ से, डीके शुक्ला हैं गोरखपुर से, राकेश कुमार शाहू हैं जौनपुर से, शदाब खान हैं रोमानिया से, अंकित जाटव हैं नोएडा सेक्टर 53 से, विशाल भगत हैं बुलडाना से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, उमेश हैं नेपाल से, राहुल सिंह हैं रांची से, अभिधर हैं असम से, सलीम मिल्हा हैं लंदन इंग्लैंड से, सूरज प्रताप हैं मुरैना से, फतीमा अल शेख हैं सऊदी अरब से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, नीलेश कुशवाहा हैं गुजरात से, सतेंद्र कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, पूरण लिंबू हैं सिक्किम से, विशाल कुमार हैं महोली से, पूजा पांचाल हैं दिल्ली से, यशवंत यादव हैं छोटे राय हैं बिहार से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, अस्मित चौधरी हैं नेपाल से, पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से, नवीद राजपूत हैं दिल्ली से, नासिर टोवा हैं आजमगढ़ यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, रेयान हैं उत्तम नगर दिल्ली से, रितु थापा हैं मीरूट से, पूर्ण चंद बालोतरा हैं राजस्थान से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, रोहित यादव हैं उत्तर प्रदेश से, नितेश दत्त हैं कनाडा से, रोहित जयसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, वंदना सिंह नागपुर से, दृष्टि हैं बरेली से, प्रशांत माटे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, जिग्नेश राठौर हैं अहमदाबाद से, अनु गायकवाड़ हैं अंधेरी मुंबई से, महराज हैं रावलपुरा श्रीनगर कश्मीर से, श्याम चौधरी हैं बिहार से, अंकित मिश्रा हैं बदायूं से, जीत हैं कोलकाता से, चंदन कुमार हैं पटना से, रविंद्र हैं हरियाणा से, धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, सूरज हैं नागपुर से, केस रजा हैं भरतवाला से, शशि हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, तापस हैं अंडमान निकोबार से, साबिर खान हैं असम से, दीप छेत्री हैं कोलकाता से, नेहा दास हैं दिल्ली से, चेष्टा हैं जयपुर से, अनुज कुमार हैं कौशाम्बी से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, मोहम्मद सहारे हैं दिल्ली से, हेमा हैं झारखंड से, चंद्रसेन साहू हैं तुगालकाबाद दिल्ली से, राम निवास हैं मुंबई से, शैलेश हैं गुजरात से, जितिन हैं उत्तराखंड से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से,
शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, नोमान खान और राणा नविद हैं कराची पाकिस्तान से, शैलेश, कुलदीप और अविनाश हैं गुजरात से, खुशी हैं जर्मनी से, चंदन बालके हैं इंदौर से, पूजा गुरु जानी हैं अजमेर राजस्थान से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिलीप हैं उड़ीसा से, एसके जिंदल हैं लुधियाना पंजाब से, परवेज अंसारी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश राजपूत हैं गुजरात से, मंसूरा हैं यूके से, रेशमा हैं पुणे से, संतोष गोरखा हैं नेपाल से, प्रताप गोस्वामी हैं जोधपुर राजस्थान से, परवेज अंसारी हैं कानपुर से, कल्पित हैं जबलपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, वशीम अकरम हैं बिहार से, रामगोपाल कुशवाहा हैं धौलपुर राजस्थान से, करण सूर्यवंशी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, जीतू हैं त्रिपुरा से, वीरेन सोनी हैं हरियाणा से, विवेक शर्मा हैं बरेली से, नरेश हैं बेंगलोर से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद मिर्जापुर से, राजेश कुमार हैं फतेहाबाद हरियाणा से, राजेश भारद्वाज हैं लुधियाना पंजाब से, रोबिन भाई हैं शिमला से, यशपाल हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, भास्कर हैं दुबई से, शिवम पांडे प्रयागराज से, रामेंद्र गुर्जर हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अहमद नहीज हैं मालदीव से, मिशाल हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अश्वनी कुमार हैं जोधपुर से, मकबूल हैं कोलकाता से, रवि हैं दिल्ली से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, पप्पू हैं मीरूट से, अरमान हैं वेस्ट बंगाल से, ललन हैं बिहार से, मंजुलता हैं उड़ीसा से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद सहराज हैं लाहौर पाकिस्तान से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, वसीम अंसारी हैं महाराष्ट्र से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं यूके से, सनी राजपूत हैं सोलन से, विकास बासुमत्री हैं असम से, खेम कुमार हैं काट बजरा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, अकरम शेख हैं उत्तर प्रदेश से, जिलेदार हैं जौनपुर से, फोसेल हैं बांग्लादेश से, राधे श्याम राव हैं गुजरात से, नीतीश कुमार हैं बिहार से, अभिषेक हैं बिहार से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, मोहम्मद हैंदर हैं मधुबनी बिहार से, माजीद हैं भोपाल से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, कृष्णा घरती हैं मलेशिया से, अजय कुमार हैं बिहार से, भूमि रावत हैं मुंबई से, सुजीत कुमार हैं गया से, अस्कर अली और जावेद खान हैं भीनमाल राजस्थान से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, रहमत अली हैं मेघालय से, प्रणय हैं दार्जिलिंग से, राजीव छेत्री हैं कुरसोंग से, असद, स्मिता, अतीक, अर्श और आयशा हैं इम्फाल मणिपुर से, राम हैं न्यूजीलैंड से, राहुल चौहान हैं सीतामंडी बिहार से, कृष्णा हैं तमिलनाडु से, विश्वजीत हैं बेंगलुरु से, सीमा तांती और आरुष तांती हैं मुंबई से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, रमेश जाट हैं किशनगढ़ राजस्थान से, नगमा हैं उत्तर प्रदेश से, वीर सिंह राणा हैं गुड़गांव हरियाणा से, नरेंद्र सिंह, कीर्तिका सिंह, दिव्यांश सिंह और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से, प्रदीप हैं नेपाल से, निमित्त और गीतांशु हैं दिल्ली से, राधिका हैं झारखंड से, स्नेहा हैं नेपाल से, सोहिल हैं अलीगढ़ यूपी से, टाइगर हैं मध्य प्रदेश से, प्रवीण हैं दिल्ली से, अभिषेक सोनी हैं बिहार से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, दीपक चौहान हैं सूरत गुजरात से, धनंजय कोहली हैं जयपुर से, वाकिल नायक हैं भीखनेरा राजस्थान से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, सुधा हैं जयपुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, अक्षय थापा हैं जम्मू से, उमेश हैं कर्नाटक बेंगलुरु से, रमेश बर हैं असम से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, राजकुमार खड़िया हैं भोनाखेरी से, रज्जा हैं कोलकाता से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, आशिफ शाह हैं कश्मीर से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, रिया हैं नेपाल से, राजीव छेत्री हैं दार्जिलिंग से, विशाल हैं मुंबई से, विक्रमजीत हैं कनाडा से, केस रजा हैं गुजरात से, शिवा हैं रामपुर से, शिवेश कामंत हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, यूएस तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, चेतन
हितेश और पिंकल हैं गुजरात से, मयंक राज हैं कौशाम्बी से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, रेशमा हैं पुणे से, सलमान हैं आगरा से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, कौशल रावत और सुमोती दास हैं ओडिशा से, विमल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, अभिजीत सिंह सैनी हैं आशिकेश उत्तराखंड से, रॉकी और जैस्मिन हैं दुबई से, अनिल हैं उड़ीसा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, शैलेश हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह हजेरी, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, मुकेश खान हैं दिल्ली से, विक्रम हैं गुजरात से, धनजीत बोरो हैं असम से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शिव शुभांगी और महेश अहमदनगर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार हैं यूएई से, राज मौर्या हैं मुंबई से, हाकम सिंह हैं इटली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, जुलू हैं ओडिशा से, विनय हैं दिल्ली से, मन्नत बाजवा हैं कनाडा से, सागर यादव हैं नरसिंहपुरा से, विक्टर सिंह हैं हिमाचल प्रदेश से, अरविंद सहाना गोस्वामी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अबिद शाह और लाइबा हैं फैसलाबाद से, शुभांगी गटकल, शिवांग गटकल और महेश गटकल हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से, अयूब हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, सीमा हैं गुजरात से, देवेंद्र चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, परिजत राय हैं असम से, पंकज कुमार हैं हावड़ा से, प्रिंस मलिक हैं मुरादाबाद से, राजकुमार बिस्ट हैं काठमांडू नेपाल से, रवि और रेखा हैं दिल्ली से, श्री कुमार हैं झारखंड से, लक्ष्मण प्रसार हैं मध्य प्रदेश से, जैन मलिक हैं बिजनौर से, साहिल हैं यूपी से, आसिफ खान हैं अलवर से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अभी हैं जयपुर से, किरण हैं पाकिस्तान से, रोहित गर्ग हैं दार्जिलिंग से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, सीमा तांती हैं मुंबई से, गुरप्रीत सिंह हैं गुजरात से, दिलीप हैं उड़ीसा से, यशवंत यादव हैं सऊदी अरब से, मोनू हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, शैलेश हैं गुजरात से, कैलाश हैं मणिपुर से, हजवसा बासु मत्री हैं असम से, राजुला हैं उत्तर प्रदेश से, विनोद कुमार पासवान हैं उत्तर प्रदेश से, समरजीत चक्रवर्ती हैं कोलकाता से, रंजीत हैं बिहार से, प्रेम सरकार हैं नेपाल से, जयेश हैं महाराष्ट्र से और सबसे लास्ट में सुरेश साकेत हैं मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।